हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्थलमंडल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्थलमंडल का पार्ट 1 पढ़ लिया है। इस चैप्टर से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए हैं। आज इस चैप्टर में, इस भाग में, इस पार्ट में हम लोग स्थलमंडल से संबंधित विभिन्न परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। बच्चों, ये प्रश्नोत्तर केवल आपकी सेमेस्टर परीक्षा के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इन्हें ध्यान से पढ़कर समझते हुए कॉपी में लिखेंगे, जिसमें आपकी सेमेस्टर परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लाभकारी सिद्ध हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत जल है। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत जल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब बातें पढ़ ली हैं। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दक्षिणी भाग, ये मान लीजिए पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी के बीचों बीच में 0 अंश की अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है बच्चों। एक दक्षिणी गोलार्ध और दूसरा ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब प्रश्न है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी गोलार्ध को ही दक्षिणी भाग कहते हैं, कितने प्रतिशत जल है। तो 81% जल है। अब 81% जल से मतलब है कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 81% भाग कहाँ पाया जाता है। दक्षिणी भाग में या दक्षिणी गोलार्ध में। ये कौन सा गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध, और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो दक्षिणी भाग में 81% जल पाया जाता है। इसीलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहते हैं बच्चों। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं। स्थलीय गोलार्ध। क्यों। क्योंकि ऊपर वाले भाग में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में स्थल भाग ज़्यादा है, इसीलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं और जलीय गोलार्ध दक्षिणी भाग को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है। तो कुल 71% जल है। स्थलमंडल से क्या अभिप्राय है। पृथ्वी की बाह्य सतह क्या कहलाती है। स्थलमंडल कहलाती है। ये ऊपरी हिस्सा स्थलमंडल, फिर नीचे सियाल, फिर सीमा और फिर निफे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया था। तो किसने बताया था। न्यूटन ने बताया था। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत स्थलमंडल है। तो 29% स्थलमंडल है, बाकी का 71% जलमंडल है। धरातल से मोह असंबता की गहराई कितनी है। तो लगभग 30 किलोमीटर है। पृथ्वी से नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है। तो पहले 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर पर अगले 300 किलोमीटर में 2 डिग्री तापमान प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ेगा। पर फिर उसके बाद हर प्रति किलोमीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों द्वारा होता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं, पढ़ाया गया आप लोगों को।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेस महोदय ने। हमने इनके बारे में बताया था कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से बच्चों? सियाल, सीमा और निफे। अगला, पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? तो निफे में। निफे में निकिल प्लस फेरम की अधिकता है, इसीलिए इसे निफे कहते हैं। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया सर्वप्रथम कि पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट ऑफ द अर्थ। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेंटल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 61% है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में कितनी बच्चों? 81% है। स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना होता है? ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल, मेटल का ठोस ऊपरी भाग को मिलाकर स्थलमंडल बना होता है। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी जाती है? 100 किलोमीटर। किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो किस परत को? आंतरिक परत को। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकिल है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ, बच्चों ये रिपीट हो गया है, निकिल होगा इसका आंसर। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने प्रतिशत मेटल है? तो 68% है। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया? यहाँ लिख लेंगे, सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो मैगलेन ने। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो यहाँ होगा सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम है सीमा। ऊपर है सियाल पहली परत, दूसरी सीमा और तीसरी निफे है। अगला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा? आपने पढ़ा है 3 भागों में बांटा। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर आप देंगे भूगर्भ विज्ञान। भूपर्वती पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिथास। क्या बच्चों? लिथास यानी लिथोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ है चट्टान। लिथोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थल मंडल। चट्टान से अर्थ है इसका। अगला क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर वर्गीकृत चट्टानों को कितने भागों में रखा जा सकता है? तो 3 भागों में, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है या बना है? तो इग्निस शब्द से बना है। इग्निस को क्या कहते हैं? इग्निस को अग्नि कहते हैं। आग्नेय चट्टान का अन्य रूप कौन सा है? प्राथमिक शैल। यानी आग्नेय चट्टान कैसी चट्टानें हैं? प्राथमिक चट्टानें हैं, मूल चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें क्या हैं बच्चों? प्राथमिक चट्टानें हैं या मूल चट्टानें हैं। इन्हीं चट्टानों से
सारी चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। अगला है भूगर्भ में अत्यंत उच्च तापमान के कारण द्रव अवस्था क्या कहलाती है? तो मैग्मा कहलाती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर आने पर मैग्मा पदार्थ क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। मैग्मा के जमने से कौन सी सेल बनती है? तो ठोस रवेदार सेल बनती है। लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मैग्नीज, निकिल किन सेलों से प्राप्त होते हैं? तो आग्नेय सेलों से प्राप्त होते हैं। अंतः निर्मित आग्नेय सेल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अंतर्जात या आंतरिक आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं। कौन सी सेल असरंध्री होती है? असरंध्री यानी रंध्र नहीं होते हैं, तो आग्नेय सेल बच्चों, आग्नेय सेल में रंध्र नहीं होते हैं। भूमिगत परती में उन्नतोदर रूप में वाष्प एवं गैस युक्त मैग्मा के गुंबदनुमा जमाव को क्या कहते हैं? तो छत्रकशिला या लोकोलिथ कहते हैं। देवदार वृक्ष की विशिष्ट आकृति में उत्पन्न विभिन्न परती में गुंबदनुमा जमाव क्या कहलाते हैं? सिडार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है वलित पर्वतों की अवनतियों व अपनतियों में मैग्मा लहरदार जमाव के रूप में क्या कहलाता है? तो बच्चों आंसर देंगे आप फैकोलिथ। जब मैग्मा के जमाव तस्तरीनुमा नतोदर बेसिन में होते हैं तो क्या कहलाते हैं? नेपोलिथ कहलाते हैं, लेपोलिथ। अगला क्वेश्चन जब मैग्मा अत्यधिक गहराई पर बृहद गुंबदनुमा जम जाता है तो क्या कहलाता है? बैथोलिथ कहलाता है। बैथोलिथ का अधिकांश भाग किस सेल से निर्मित होता है? अगला क्वेश्चन है, तो आंसर होगा ग्रेनाडापोराइड सेल से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है बैथोलिथ का अधिकांश भाग किस सेल से निर्मित होता है? रिपीट हो गया बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है अवसादी सेलों के समानांतर परतों में मैग्मा के मोटे और विस्तृत जमाव को क्या कहते हैं? सिल कहते हैं। भूपटल की सतह से कोण बनाते हुए लघु जमाव का क्या कहलाता है? बास कहलाता है। पूर्व स्थित सेल में अंतर्वेधित गोलाकार आग्नेय सेल क्या कहलाती है? स्टाक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पाताली सेल का नामकरण किसने रखा? किसके नाम पर किया गया? तो प्लूटो के नाम पर। पाताली सेल का नामकरण प्लूटो के नाम पर किया गया। प्लूटो का क्या शाब्दिक अर्थ है? तो पाताल का देवता। बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की सेल का प्रमुख उदाहरण है? ज्वालामुखी सेल का उदाहरण है। बेसाल्ट श्रेणी में आने वाली अन्य सेल कौन सी है? तो ग्रेबो है और आसिडियन है। अल्प सिलिका आग्नेय सेल का मुख्य उदाहरण कौन सा है? तो बेसाल्ट। मध्यवर्ती आग्नेय सेल का घनत्व कितना होता है? तो 2.75 से 2.8 के बीच होता है। मध्यवर्ती आग्नेय सेल के मुख्य उदाहरण कौन से हैं? तो डायोराइट और एंडेसाइट प्रमुख उदाहरण है। अल्ट्रा बेसिन चट्टान का मुख्य उदाहरण कौन सा है? पेरिडोटाइड मुख्य उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पैगमेटिक शैलों के अंतर्गत ग्रेनाइट समूह की किन चट्टानों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा फेल्सपार तथा क्वार्ट्ज अधिसंख्य वाली चट्टानें। अगला क्वेश्चन है कठोर व प्रतिरोधी सेलें टीलों के रूप में जहाँ तहाँ अवशिष्ट रह जाती हैं क्या कहलाती हैं?
क्या कहलाती हैं बच्चों? मोनाडनाक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फेनेरिटिक शैलों के मुख्य उदाहरण कौन से हैं? तो ग्रेनाइट और डायोराइट। अगला, एफनिटिक शैलों के मुख्य उदाहरण कौन से हैं? बेसाल्ट, फैलसाइट, डाइक और सिल। अगला क्वेश्चन है, पोरफायरिटिक शैल का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा मिश्रण कणों वाली आग्नेय शैल। ज्वालामुखी बम, लैपिली ब्रेसिया, ज्वालामुखी धूल तथा राख किस शैल में शामिल है? तो प्रैगमेटल। अगला क्वेश्चन है, अवसादी सेडिमेंट्री शब्द लैटिन शब्द भाषा के किस शब्द से बना है? तो आंसर होगा सेडिमेंटम शब्द से बना है, सेडिमेंट्री। सेडिमेंटम शब्द का क्या अर्थ है? नीचे बैठना, नीचे बैठना। अवसादी चट्टान को अन्य किस नाम से जानते हैं? परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं। बालुका पत्थर का निर्माण किससे होता है? क्वार्ट्ज खनिज से होता है। चिकने गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़े को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पेब्बुल, कंकड़, पेब्बुल या कंकड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े पत्थर के सम्मिश्रण से चीका मिट्टी द्वारा संयुक्त होने पर किसका निर्माण होता है? तो ग्रेवेल का निर्माण होता है बच्चों। किसका निर्माण होता है? ग्रेवेल का। अगला क्वेश्चन है, जब शैल के कणों का आकार 1/32 से 1/32 से 1/256 किलोमीटर व्यास का होता है तो उसे क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। जब कणों का व्यास 1/256 से 1/8192 किलोमीटर होता है तो उस शैल को क्या कहते हैं? चीका या क्ले कहते हैं। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री के बाद कौन सी परत आती है? रूपांतरित परत को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक कहते हैं। सेडिमेंट्री अवसादी शैल कहते हैं। मेटामॉर्फिक किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मेटा से बना है जिसका नाम अर्थ होता है परिवर्तन, तथा मॉर्फिक जिसका अर्थ होता है आकृति। मेटामॉर्फिक चट्टान में क्या होना असंभव है? तो आंसर होगा विघटन तथा वियोजन होना असंभव है। छात्रों, ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यानी कि ये पूरा का पूरा स्थल मंडल का जो पार्ट है, चैप्टर है, वो आज समाप्त हो जाता है। यानी कि हम लोगों ने इस अध्याय से संबंधित पार्ट 2 भाग 2 में विभिन्न प्रश्न उत्तर भी पढ़ लिए हैं। अब अगला चैप्टर हम अगले दिन पढ़ेंगे। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।